तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं ये आप लोगों के चैप्टर का आप लोगों के बुक का लास्ट चैप्टर है। मैं हूं महाबाहु ब्रह्मपुत्र, जो कि कक्षा 8वीं का ये अंतिम चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अगर डिस्कशन की बात करें, इस चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका क्वेश्चन आंसर अपलोडेड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर इन सारी चीजों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। देखिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। क नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस यहाँ पे खड़ी नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, खाड़ी है, ठीक है, किस खाड़ी में सौंप देता है। तो ब्रह्मपुत्र जो है, जब चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे या फिर जब मैंने समझाया तो सारी चीजों को क्लियर किया है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो अंत में अपने को बंगाल की खाड़ी में सौंप देता है। आंसर में सही लिखा है खाड़ी, ठीक है, खाड़ी में सौंप देता है। मतलब जब जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, जब बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र का सारा पानी गिरता है, ठीक है। ख नंबर का प्रश्न है कि जो पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की जो माँ है वो कौन है। और तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की जो माँ है वो अमोघा है। उनकी माँ मतलब उनकी ब्रह्मपुत्र नद जो है उसकी माँ कौन है, अमोघा है। और पुराणों के अनुसार हमारे जो ब्रह्मपुत्र है उसका पिता कौन है, तो पुराणों के अनुसार हमारे जो उसके मतलब ब्रह्मपुत्र के जो पिता हैं वो कौन है, ब्रह्मा है। अब यहाँ पे पुराण कौन है, तो देखिए पुराण हमारा धर्म ग्रंथ है, ठीक है। जैसा कि रामायण है, महाभारत है, वेद है, वैसे ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है पुराण, ठीक है। घ नंबर का प्रश्न है कि मिस्मी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मिस्मी लोग ब्रह्मपुत्र को लुइथ नाम से पुकारते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख नदी द्वीप माजुली है वो किसकी गोद में बसा हुआ है। तो प्रमुख नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बचा लिखा हुआ है, सॉरी बचा नहीं, कैसे इतना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बसा लिखना है, ठीक है। बसा, बसा है, किसकी गोद में बसा है, तो वो नदी माजुली जो है ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नीलाचल पहाड़ी पर किसका मंदिर है। जो नीलाचल पहाड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नीलाचल पहाड़ पर किसका मंदिर है, तो नीलाचल पहाड़ पर कामाख्या माँ का मंदिर है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कामाख्या मंदिर किस पहाड़ पर है या फिर स्थित है। तो कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ पर स्थित है, ध्यान देना आप लोग इस बात पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें प्रश्न यह है कि ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ किन किन का संबंध बताया जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार देंगे कि ब्रह्मपुत्र के जन्म को लेकर, सॉरी यहाँ पे पता नहीं कैसे इतना सब मिस्टेक होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र के जन्म को लेकर पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र की जो माँ है वो अमोघा है और उसके पिता जो है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा उसके पिता हैं। तो हिमालय, कैलाश पर्वत, मानसरोवर आदि का संबंध बताया जाता है ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ, ठीक है। उसके बाद है ख नंबर, ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति कहां से हुई है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास एक बड़ी एक बहुत बड़ा हिम पर्वत है या फिर ग्लेशियर है, जिसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, जिसका नाम है चेमा युंगदुंग, ठीक है। युंगदुंग है, चेमा युंगदुंग। यह मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मानसरोवर जो है उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हिमानी पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मपुत्र जो नद है कहीं ना कहीं से तो निकला है। कोई भी चीज अगर इस धरती पर है तो कहीं ना कहीं से उसका जन्म जरूर हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र का भी जन्म, हम लोग जिस पृथ्वी लेवल पर रहते हैं, हम लोग का घर जहां जिस मिट्टी पर बना है वहां से 5100 मीटर ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो जाकर देखेंगे कि वहां पर मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर से ब्रह्मपुत्र नद निकला हुआ है। आप एक बार गुवाहाटी जाकर ब्रह्मपुत्र नद को देखना, कितना विशाल दिखता है। और एक बार मानसरोवर में जाकर अगर देखने का मौका मिले तो देखना कि कैसा दिखाई देता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ग नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी तथा बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों के नाम लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। दाहिनी और बाईं ओर से आने वाली ब्रह्मपुत्र की जो नदी है, ये मतलब इसको अगर 1000 बार अगर इंपॉर्टेंट बोले
तब भी इसको आप लोग एक काम करना, इसी समय में इसको बाय हार्ट जरूर कर लेना, इसको सीख लेना। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी ओर से मिलने वाली जो नदी है उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम है सुबनसिरी, जियाभरली, धनसिरी, बर नदी, मानाह मतलब मानस, सोनकोश और तिस्ता नदी। मतलब टोटल कितने हैं? तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 नदी हैं जो कि दाहिने ओर से मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र के बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, आकर उस नदी में जब मिलती है तो वो है बूढ़ी दिंगी या फिर बूढ़ी दिशांग, दिखो, झांझी, जीजीराम आदि ये नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं। याद रखना, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की संख्या थोड़ी कम है, जीजीराम, झांझी, दिखो, बूढ़ी दिशांग, जो हमारे चैप्टर्स में है। अब प्रश्न आता है घ नंबर, बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को जमुना, पद्मा, मेघना आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है कि बरसात के दिनों के ब्रह्मपुत्र का वर्णन करो। बरसात के दिन में जो ब्रह्मपुत्र है उसका क्या रूप हो जाता है, क्या रूप धारण करता है? तो देखिए, बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सारी नदियों में पानी भर जाता है, जिसके कारण हर वर्ष कई गांव के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लाखों लोगों को तो अपना घर तथा खेती के फसलों को गंवाना पड़ता है। अर्थात बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा इतनी तेज से बहने लगती है या फिर लगता है कि जीव जंतु सभी उसके चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है कि भूगर्भ शास्त्र के विद्वान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहां से मानते हैं? तो देखिए, उत्तर में लिखेंगे कि भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से भी पहले जन्मा था। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र का जन्म जो मानसरोवर ग्लेशियर है हिमालय पर, वहीं से उसका जन्म हुआ है। लेकिन जो भूगर्भ मतलब शास्त्र के जो विद्वान हैं, वे लोग क्या मानते हैं कि जो जो ब्रह्मपुत्र है उसका जन्म हिमालय से भी पहले हुआ था। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी हिमानी से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति मानते हैं वे लोग। देखिए, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम हैं धुबरी, ग्वालपाड़ा, पलासबाड़ी, सुआलकुची, गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ आदि। अब हम लोगों का प्रश्न मिल रहा है कि आशय स्पष्ट करो, जो कि प्रश्न यह है कि मैं असम की संस्कृति का पोषक हूं। कौन बोल रहा है? इस चैप्टर में ब्रह्मपुत्र खुद बोल रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि असमिया बहुत ही साधारण पोशाकें पहनते हैं। असमिया लोग जो है वे लोग बहुत ही साधारण पोशाक पहनते हैं और ज्यादातर हाथ से बनी पोशाकें पहनते हैं। महिलाएं जो है रूपांकनों से भरपूर मेखला चादर या फिर रिहा मेखला पहनती हैं। पुरुष जो है वो सूर्या या धोती पहनते हैं और उसके ऊपर एक चादर लपेटते हैं जिसे सेलंग कहा जाता है। तो मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ, ये जो लाइन है ये हमारी संस्कृति के साथ मतलब हमारी संस्कृति जो है मतलब हम लोग कैसे अपना कपड़ा पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या हमारी संस्कृति, इन सारी चीज़ों का ही वर्णन करती है। तो मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ, ये सारी बातें उसको समेट कर रखी हुई है। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है कि सो सिर्फ एक नद सा जल प्रवाह नहीं, सो सिर्फ एक नद सा जल प्रवाह नहीं, मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी हूँ। तो इसका आशय यह है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बहता हुआ नदी या फिर नद नहीं है, वो हर एक का मतलब हर एक व्यक्ति का, हर एक का साथी है, क्योंकि वो हमेशा से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा है। उसके ऊपर से हजारों लोग जहाज के माध्यमों से सफर करते हैं और ब्रह्मपुत्र उन्हें इस ओर से उस पार पहुंचाने में अपना योगदान देता है। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही यातायात की सुविधा हेतु पुल बनवाया गया, जिसके ऊपर से रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी निरंतर चलते आए हैं। इसलिए ब्रह्मपुत्र को समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी कहा गया है। कुछ जगह पर क्या हुआ है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र हो गया है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की जगह पे यहाँ पे आ की मात्रा जो है उसको आप लोग डिलीट करके पढ़ना। ठीक है, उसको यहाँ से हटा कर पढ़ना ब्रह्मपुत्र है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर है, सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न यह है कि देश नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है।
तो यहाँ पर मानस, ओरांग, बुढ़ा पहाड़ और काजीरंगा। तो देखिए काजीरंगा नामक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेरा साथी है, ये चैप्टर में लिखा हुआ है क्लियर कट, ठीक है। ख नंबर का है कि देश ने मुझे विश्व बनाकर एक उपन्यास लिखा, विषय बनाकर, विश्व नहीं, विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा। तो प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, देवेंद्र सत्यार्थी ने और डॉक्टर भूपेन हजारिका ने। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है, इसका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी, 3 नंबर, ठीक है। और इससे पहले वाले का उत्तर जो था वो होगा यहाँ पर काजीरंगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि इस देश से मैं उग्र हो जाता हूँ। इस ऑप्शन है कमजोरी, थकान, व्यस्तता और बोझ। तो इस थकान से मैं उग्र हो जाता हूँ, ठीक है, और बाढ़ आ जाती है, ठीक है, यही बात लिखा गया है चैप्टर में। उसके बाद एक घ नंबर, मेरे किनारों पर लगे वनों को डैश मनुष्यों ने नष्ट कर दिया। क्या दुष्ट मनुष्यों ने, लोभी मनुष्यों ने, लालची मनुष्यों ने या फिर मूर्ख मनुष्यों ने। तो यहाँ पे लालची मनुष्यों ने ब्रह्मपुत्र के किनारे पर लगे वनों को नष्ट कर दिया है, ठीक है। योग्यता विस्तार से 1-2 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें पहले पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी में सरायघाट नामक पुल है। ये शायद 2 या 3 नंबर का प्रश्न है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। ये 2 नंबर का प्रश्न है योग्यता विस्तार का, 1 नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न यह है कि ब्रह्मपुत्र पर अब तक कहाँ और कितने पुल का निर्माण किया जा चुका है, उसका सही जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र पर जो पुल निर्माण किया गया है वो सबसे पहला पुल है सरायघाट का पुल, जो कि स्थान है गुवाहाटी में, उत्तर गुवाहाटी असम में निर्माण किया गया है। उसके बाद एक कलिया भोमरा सेतु, जो कि कलियाबर असम में निर्माण किया गया है। नरनारायण सेतु जो है वो पंचरत्ना में असम में जोगीघोपा में निर्माण कराया गया है, मतलब। उसके बाद है बोगीबील पुल, 4 नंबर का है, जो कि डिब्रूगढ़ अर्थात धेमाजी असम में इसका निर्माण हुआ है। और भूपेन हजारिका सेतु जो कि धोला में है, सदिया में, ठीक है, असम में ही है। तो टोटल अब तक 5 ऐसे पुल हैं जो कि ब्रह्मपुत्र पर कंप्लीटेड हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं जो कि अभी नॉन कंप्लीटेड है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, बस इतना है जो कि अभी तक बन चुका है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नदियों से होने वाले लाभ नुकसान पर चर्चा करते हुए 10-10 करके कुल 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखो। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है। देखिए नदियों से होने वाले हमें मतलब क्या क्या लाभ होते हैं नदी से हमें, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है कि नदियां मानव सभ्यता की जन्मदात्री रही है और जीवन को निरंतरता प्रदान करती है। जो नदी होती है वो हमारे जन्म मानव सभ्यता की जन्म देती है और इसको निरंतर बना कर रखती है। नदियों का जल जो है कृषि के लिए सिंचाई का प्रमुख और सस्ता साधन है, बिल्कुल फ्री में नदियों का पानी मिल जाता है कृषि के लिए, ये सब लाभ है। नदियां जो है वो पीने के पानी की आवश्यकता का पूरा कर सकती है। नदी तट पर है, मतलब नदी के किनारे जो है उपजाऊ मिट्टी के कारण फसल उत्पादन में अधिक, मतलब फसल जो उत्पादन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है, नदियों से जल विद्युत बनाया जाता है। नदियां जो है परिवहन और व्यापार को सरल बना देती है, नदी से बहुत सारी चीजों को आदान प्रदान किया जाता है। 7 नंबर है कि मछली पालन और जलीय जीवों से लोगों का आजीविका भी चलती है, नदी रहती है तो। 8वां नंबर है कि नदियां जो है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, नदी के कारण हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो बना रहता है। 9 नंबर का है कि नदियां धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र है। और 10 नंबर का बिंदु है कि नदियां पर्यटन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में भी योगदान करती है, ठीक है। अब नदियों से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला नंबर है कि नदियों में बाढ़ आने से जनधन की भारी हानि होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर है कि बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती है और किसान प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा कारण है कि नदी कटाव से भूमि और घर बह जाते हैं, नदी जब अपनी नदी के किनारे वाले एरिया को जब काट दिया जाता है तो वहां से नदी जब पानी ज्यादा होता है तो तोड़ फोड़ करती है, बहुत सारे लोगों का घर बहा कर ले जाती है। चौथा नंबर यह है कि प्रदूषित नदियां जो है वो गंभीर बीमारियों को जन्म देती हैं, अगर नदी प्रदूषित रहती है तो बहुत सारी उसमें से बीमारियां भी जन्म लेती हैं। 5वां नंबर है कि नदियों का अत्यधिक दोहन जन संकट को बढ़ाता है, मतलब नदियां का ज्यादातर जब वो भूमिस्खलन होता है नदियों के किनारे वाली मिट्टी का, तब क्या होता है कि जल का संकट बढ़ जाता है। बाढ़ के समय संचार और परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है, बाढ़ होता है जब तो क्या होता है परिवहन व्यवस्था जो होती है यातायात करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। 7 नंबर क्या है कि नदियों के किनारे बसे गांव में विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हैं जब नदी में पानी नहीं होता है तो उस जगह का फायदा तो उठाते हैं, लेकिन नदी के जब बाढ़ आता है तो उन गाँव को पूरा का पूरे मतलब पूरे के पूरे इलाके को वहां से हट कर किसी दूसरे जगह पे जाकर रहना पड़ता है बाढ़ के मौसम में। 8वां नंबर है कि औद्योगिक कचरा नदियों को जल को विषैला बना देता है, और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं फैक्ट्रीज जो बनी है उसमें जो कचरा निकलता है उसको जब नदी में फेंकते हैं तो ये तब तो मतलब ये हमारे जल को विषैला बना देता है। नदियों के असंतुलन से पर्यावरणीय संकट गहरा हो जाता है, नदी में जब नदी का जो जब संतुलन
खो जाता है तो वो उसमें पर्यावरण का संकट दिखता है। ठीक है। 10 नंबर है कि नदियों का अनुचित उपयोग प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देता है। अगर नदी का अनुचित उपयोग किया जाए तो प्राकृतिक आपदाओं को मतलब बढ़ाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना भी वीडियो बताया गया है आप लोग उसको फॉलो जरूर करिए। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स के साथ, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।